ईरान और अमेरिका की एटमी डील खतरे में पड़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने धमकी दी है कि अमेरिका ईरान पर शर्तें थोपने वाला कौन है। ईरान अब यूरेनियम संवर्धन बंद करने की शर्त मानने को तैयार नहीं। इस बीच इजरायल पर सीरिया से भीषण हमला भी शुरू हो चुका है। ईरान से लेकर गाजा और सीरिया से लेकर लेबनान तक कई फ्रंट फिर से एक्टिव हो गए हैं। ईरान अमेरिका एटमी डील। खाड़ी के बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ईरान में रस्साकशी का खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल का दी एंड एटमी धमाके के साथ होने का खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बात बिगड़ती जा रही है। एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि ईरान या तो अमेरिका से परमाणु समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। ट्रंप की धमकियां दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। उधर इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। ईरान भी ट्रंप की एटमी डील से दूर होता दिखने लगा है, मगर ट्रंप एटमी डील की मजबूरी गिनाते जा रहे हैं। इस सब के बीच इजराइल दुश्मनों पर बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा है, जबकि ईरान ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला ये कि ईरान ट्रंप के साथ परमाणु समझौता नहीं करने वाला। ईरान एटमी डील के लिए तभी तैयार होगा जब ट्रंप ईरान की हर शर्त मान ले। इसके मायने ये है कि अब डील नहीं, युद्ध होगा। ट्रंप से एटमी डील नहीं, युद्ध लड़ेगा ईरान। खामनेई का फाइनल ऑर्डर, 100 परमाणु सेंटर करो तैयार। ईरान बनेगा न्यूक्लियर लीडर, खौफ में आया सुपर पावर। तेल अवीव से व्हाइट हाउस तक परमाणु युद्ध का सायरन बजा। ईरान को इजराइल के जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को ट्रंप की धमकी से फर्क नहीं पड़ा। ईरान एटमी डील के थ्रेट से भी नहीं घबराया। ईरान ने अब ताल ठोककर ट्रंप से कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने जो वार्निंग दी है, उससे सुपर पावर की जमीन खिसक गई है। कल तक जिस ईरान को ट्रंप बात बात पर बर्बाद कर डालने की धौंस जमा रहे थे, जिस ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नेतन्याहू जंगी जेट से बम बरसाकर उड़ाने का मिशन ऑन करने वाले थे, उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख इख्तियार कर लिया है। मतलब ये कि ईरान एटमी पावर नेशन की लीग का लीडर बनने की हुंकार भर रहा है। साथ ही ईरान ने ट्रंप की एटमी डील के ऑफर को भी रद्दी की टोकरी में डालने का सिग्नल दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्रंप की एटमी डील को ईरान के लिए सबसे हानिकारक डील तक कह दिया है। हमदारान बीअदब و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. ईरान में होता वही है जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है।
अली खामनेई अमेरिका को धोखेबाज कहते हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुप्रीम लीडर ने इसके बाद भी ट्रंप की एटमी डील के लिए हरी झंडी दे दी थी, मगर सारी एहतियात बरतते हुए उन्होंने ट्रंप से अलर्ट रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि डील पर ट्रंप के बदलते रुख ने ईरान को परमाणु समझौते से दूर कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामनेई का दिमाग ट्रंप की जिस बात ने गर्म कर दिया उसे भी जान लीजिए। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर अब तक 5 राउंड की बैठक हो चुकी है। एटमी समझौते की हर बैठक के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर नया प्रेशर बना रहे हैं। 5वें राउंड की बैठक में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री से ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम पर पूरी तरह पाबंदी की शर्त सुना दी। अमेरिका के इस रुख से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस कदर भड़के कि उन्होंने एटमी डील को ही फिजूल कह दिया। अली खामनेई ने ट्रंप को डायरेक्ट धमकी देकर यह भी पूछा कि अमेरिका कौन है जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के फैसले लेगा। مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشه، ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه، شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در 10 ها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातों बातों में यह भी जाहिर किया कि ईरान के पास 100 परमाणु सेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोक देगा तो ये एटमी सेंटर किसी काम के नहीं होंगे। صد تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد، اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا و اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه 10 ها شرط بگذارن. ईरान के सख्त रुख ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका में ईरान की डील को लेकर ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाए हुए हैं। Yesterday accused the president on folding on Iran and said that the administration is getting ready to sign a secretive side deal with Iran. Any comments on this? No. What I can say, though, of course, is that the maximum pressure campaign on Iran remains in full force. ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कोशिशें भी जारी हैं, जहां IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी से ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने वही बातें दोहराई हैं जिसे सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को ऊर्जा जरूरतों के लिए जारी रखने की बात पर डटा हुआ है। اگر هدف از مذاکرات این باشد که اطمینان حاصل بشود که جمهوری اسلامی ایران هرگز سراغ سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، به نظر من یک توافق کاملا دستیافتنی است. ولی اگر اهداف غیر معقول و غیر واقعی وجود داشته باشه، اگر هدف محروم کردن ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه، ما به هیچ وجه توافقی رو نخواهیم. ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते का पेच यूरेनियम संवर्धन की शर्त पर फंस गया है। ये सुलझेगा या नहीं?
2018 में अमेरिका ने परमाणु समझौते के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ नियम तय किए थे, जिसमें ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति दी गई। इसके साथ ईरान को यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित करने की छूट भी मिली। हालांकि मार्च 2025 में IAEA की जांच में पता चला कि ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया गया है। यानी ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका मानता है कि ईरान यूरेनियम से एक हफ्ते में ही एटम बम बना सकता है, लेकिन ऐसा न ट्रंप होने देंगे न नेतन्याहू। भले ही ईरान से युद्ध क्यों न करना पड़े, इजराइल तो इसी ताक में है कि ट्रंप का इशारा हो और ईरान के एटमी अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए जाएं। अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ईरान के परमाणु ठिकानों के बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने की सैन्य ताकत है, मगर ईरान के ज्यादातर परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे बने हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम बरसाना होगा। ऐसे बमों को इजराइल बिना अमेरिकी मदद के इस्तेमाल नहीं कर सकता। इजराइल के लिए ईरान से भिड़ने से पहले हर दिन नए दुश्मन की आमद भी आफत है। सीरिया से गोलान हाइट्स पर पहली बार 2 रॉकेट दागे गए हैं। कमांडर जूलानी के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार है कि इजराइल पर हमला हुआ है। हमले के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कमांडर जूलानी उर्फ अल शरा को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल ने धमकी दी है कि हमले का मुंहतोड़ जवाब जल्द दिया जाएगा। अब तक इजराइल ने जब चाहा सीरिया में घुसकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन सीरिया से हुए पलटवार से साफ हो चुका है कि नेतन्याहू को एक नए फ्रंट पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। सीरिया में पर्दे के पीछे तुर्की की ताकत है, जिससे भिड़ना इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तुर्की की सेना और हथियार भी इजराइल के टक्कर के हैं। यानी ईरान अमेरिका का घमासान जितना खौफनाक होगा, उतना ही डरावना युद्ध इजराइल तुर्की के बीच भी छिड़ सकता है। यूक्रेन को लेकर अब पुतिन सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में ऐसी जगहों पर हमले किए हैं जो जेलेंस्की की दुखती रग कहे जाते हैं। पुतिन अब यूक्रेन से क्या चाहते हैं, ये डिमांड उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि बातचीत का मकसद 100% जीत है। Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовить совместное действие. Внимание, пуск. Есть пуск. यूक्रेन में यह आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव के बाद जेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का ये हाल किया है रशियन मिसाइल और ड्रोन ने। परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं है। खार्किव पर 9 ड्रोन और 2 मिसाइल दागी गईं और देखिए क्या हाल हुआ। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यह आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुतिन ने 3 शहरों को टारगेट बनाया, खार्किव, सुमी और ओदेसा। एक ही रात में करीब 100 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन का दावा है कि 36 ड्रोन गिरा दिए गए, 25 जाम कर दिए गए, लेकिन बाकी अपने टारगेट पर जाकर फटे। यहां पड़ा है वही शाहिद ड्रोन जो रूस ने ईरान से मंगाया है। इसके एयरफ्रेम के कई हिस्से बरामद हुए हैं। इसके मोपेड वाले इंजन के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। इस ड्रोन की लाश सबूत है कि रूस इस युद्ध में अकेला नहीं है।
और यही ताकत है जिसके बल पर पुतिन के कमांडर अब युद्ध 3 गुना तेज करने वाले हैं। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत का बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इटली का दौरा किया है। यहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर काफी देर तक बात हुई। यानी पुतिन के खिलाफ यूरोप में लगातार सीक्रेट मीटिंग हो रही है और बहुत ही गोपनीय प्लान तैयार हो रहे हैं। जबकि दूसरा सच यह है कि पुतिन ने परमाणु बेस पर हुए हमलों के बाद अपने एटम बम वाली फोर्स को एक्टिव कर दिया है। रूस के मिसाइल बेड़े में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पेरिस से लेकर रोम और लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सब कुछ पिघला सकते हैं। यूक्रेन के सरेंडर के लिए पुतिन की 4 डिमांड है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने पूर्वी इलाकों को खाली कर दे, वहां से पीछे हट जाए। दूसरी मांग कि यूक्रेन निष्पक्ष हो जाए, यूक्रेन की सेना की तादाद सीमित रहे। और चौथी डिमांड कि यूक्रेन में चुनाव हो, नई सरकार बने। जाहिर है पुतिन यूक्रेन को मार भी रहे हैं, सहला भी रहे हैं और उसकी आंखों में आग डालकर यह भी कह रहे हैं कि पूरी तरह तबाह होने से अच्छा है रूस की बात मान ली जाए। नहीं तो जो ट्रेलर मई में दिखाया और जून की शुरुआत में दिखाया जा रहा है, वही पिक्चर पूरे 2025 में बना दी जाएगी। इसलिए नए हमलों को यूक्रेन में खूनी मंगलवार कहा जा रहा है। Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. ज़ेलेंस्की के देश को लाखों जख्म देकर पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं। पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ये पुतिन का लगातार सबसे बड़ा प्रहार है। खार्किव पर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं जहां आग लगातार दहक रही है। ये पुतिन का गुस्सा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यह दावा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन और उनके सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव की नई रणनीति से पता चलता है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के 2 बड़े शहर हैं, खार्किव और सूमे, जहां रूस बनाना चाहता है बफर जोन, लेकिन ज़ेलेंस्की बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, जहां से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी
कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की कोशिश है। रूस ने अब तक सूमे के आसपास दर्जनों गांवों पर कब्जा कर लिया है। कई और गांवों और कस्बों के आसपास आमने सामने का युद्ध चल रहा है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है। ये है खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. पुतिन ने मई महीने में बहुत तेज हमले किए हैं और अब ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। ज़ेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। पुतिन भी बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस का अटैक जारी रहेगा और यूक्रेन जलता रहेगा। यूक्रेन इस वक्त पुतिन की मिसाइल पावर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2 बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है। पहली है पुतिन की सबसे सटीक माने जाने वाली इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लैस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। सूमे में यूक्रेन के मोर्चों पर रूस के फाइटर जेट्स लगातार अटैक कर रहे हैं। पिन पॉइंट वाले हमलों में अचानक तेजी आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के परमाणु एयरबेस पर हुए हमलों ने पुतिन का गुस्सा कई गुना भड़का दिया है। रूस के 40 विमानों को भस्म करने वाले ज़ेलेंस्की के दावे ने पुतिन को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है और अब पुतिन किसी भी सूरत में इसका बहुत बड़ा बदला लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यूक्रेन के बड़े शहरों में ऑपरेशन सर्वनाश शुरू कर दिया है। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़ैपोरिजिया है और खैरसोन तक का इलाका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। क्राइमिया को मिलाकर यह यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं।